जय हिंद, नमस्कार। ग्रोथ मोड यूपीएससी के इस समसामयिक विशेष कार्यक्रम कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में मैं ध्रुव जानी आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस सेशन के तहत इस सत्र के दौरान हम लोग हमारे जो पड़ोसी मुल्क में जो अशांत परिस्थिति पैदा हुई है, जो मिलिट्री के द्वारा जो तख्ता पलट हुआ है, वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख थे, चुने हुए निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख थे, वहाँ की जो प्रजा के द्वारा चुने हुए थे, उन राष्ट्र प्रमुखों को जेल के सलाखों के पीछे जो है रख दिया है और जो अराजकतापूर्ण स्थिति है उस पूरी स्थिति के ऊपर एक विहंगावलोकन करेंगे, उसका एक ब्रीफ एक व्यू लेंगे कि दरअसल परिस्थिति क्या है। जैसे आपको मालूम है कि यह कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के सेशन के दरमियान हम लोग एक एजेंडा को लेकर चलते हैं, क्योंकि आमतौर पे ऐसे विषय जो होते हैं वे थोड़े गहरे होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो हमें समय संसाधन मिले हुए हैं उस समय संसाधन में हम लोग मात्र और मात्र अच्छा सा एक ओवरव्यू कर सकते हैं। अगर हमें डिटेल में पढ़ना है तो हमारा जो प्लेलिस्ट है हाइपोथेसिस, उसके तहत आप लोग अलग अलग जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है जो जनरल स्टडीज़ के प्रीव्यू में फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के जो विषय है उनके ऊपर ज्ञान वहाँ से ले सकते हैं। बाकी हम लोग ओवरव्यू के लिए यहाँ कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में चर्चा करेंगे। प्लस यह सेशन का मूलभूत उद्देश्य जो है वो इतना परीक्षा संबंधी नहीं है जितना आमतौर पे हाइपोथेसिस का है, रिसर्च एनालिसिस का है, या अन्य जो सीरीज चल रही है, जैसे हमारी वीकेंड सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट लॉज दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। तो ऐसे जो लेक्चर्स है वे थोड़े अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। वो टेक्निकल जो है नॉलेज रखते हैं, एलिमेंट्री प्लस नॉन एलिमेंट्री दोनों प्रकार का नॉलेज रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप वो एक्सप्लोर करके आपका जो ज्ञान है वो वहाँ से ले सकते हैं। प्लस अगर यहाँ ओवरव्यू ही देखना है तो कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में जैसे आमतौर पे हम लोग अलग अलग जो विषय होते हैं जो सामान्य मानवी से लेके अभ्यर्थी तक सबको प्रभावित करते हो, ऐसे विषयों को लेकर यहाँ हम लोग बात करते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही विषय है, आप सबने सुना है कि 1 फरवरी 2021 से म्यांमार के जो सेना प्रमुख थे, जो कमांडर इन चीफ थे यानी कि CNC थे, उनके द्वारा तख्ता पलट हुआ है और वहाँ के जो चुने हुए राष्ट्र प्रमुख थे उनको जेल के सलाखों के पीछे रख दिया है। तो भौगोलिक रूप से ये भारत का एक पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश होने के साथ साथ हमारा जो उत्तर पूर्व है, जो मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि से वैसे जुड़ा हुआ नहीं है, एक बहुत ही पतला सा पैच है, पतला सा भूभाग है, उसके तहत जुड़ा हुआ है, मगर म्यांमार के साथ वो बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भारत को लेकर भी कुछ कुछ चिंता है, यहाँ जो है उसका जन्म हो रहा है, चिंताओं का जन्म हो रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो आज अशांत परिस्थिति है उसका प्रभाव भारत के उत्तर पूर्व में पड़ सकता है, जो पहले से ही एक लेवल पे अशांत है, एक स्तर पे अशांत है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोग एक अच्छा सा ओवरव्यू करेंगे, उसको देखेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। प्लस यहाँ जैसे आपको मेन कवर पेज दृश्यमान है, प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो गोलीबारियाँ हुई 28 फरवरी को, उन प्रोटेस्ट की ही यह एक तस्वीर है जिसमें कई सारे हमें जो है पीसफुल प्रोटेस्टर्स दृश्यमान है और सामने वे मिलिट्री का जो स्टीली जो बिहेवियर है वो वे लोग झेल रहे हैं। साथ ही में वे एक 3 फिंगर का एक निशान दिखा रहे हैं, विच मीन्स लाइक दिस। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि यह 3 उंगलियों का जो ये सिंबल है वो दरअसल कहना क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, प्लस उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि मात्र म्यांमार में दिख रहा है, एंटायर फार ईस्ट जो एरिया है वो पूरे एरिया में दिखता है, थाईलैंड में भी दिखता है, साथ ही में कुछ कुछ जगह मलेशिया में भी, इंडोनेशिया में भी जो है दिखाई देता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि एजेंडे के तहत चलेंगे, तो यहाँ एजेंडा भी हमारे पास तैयार है आज की चर्चा का, जिसके तहत हमारे पास 4 मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, जिसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई करके समझने का प्रयास करेंगे। आउट ऑफ दैट पहला है म्यांमार पीसफुल प्रोटेस्ट, मिलिटरीज स्टिली रिजोल्व। म्यांमार के जो आंदोलनकारी है वे लोग एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और जो वहाँ की जो आंशिक जो वहाँ का लोकतंत्र था उसको जो उखड़ के फेंकने का प्रयास हुआ, यह तानाशाह के द्वारा, ये आज जो है म्यांमार की आर्मी के कमांडर इन चीफ है, मिन आंग हेलिंग इसका नाम है, और आगे हम इसकी प्रोफाइल थोड़ी देखने का प्रयास करेंगे। मगर कहने का यह तात्पर्य यह है कि एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा है
आज म्यांमार में जो बहुत ही शांतिपूर्ण है, बस अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं यह तानाशाही के विरुद्ध में। तो उनके ऊपर जो है उन लोगों ने जो सुलूक किया वो सुलूक ही एक प्रकार का अलार्मिंग है। और सारी इंटरनेशनल एजेंसीज, मात्र भारत ही नहीं, भारत तो अभी दुविधा में है अपने आप में ही कि कौन सा स्टैंड लिया जाए, ठीक है, मगर सारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उन लोगों के द्वारा जो है प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। और कहा जा रहा है कि और उन लोगों ने सब ने यह जो घटना घटी, जो 18 या 20 लोगों की मौत हुई मिलिट्री के अटैक में ऑन द पीसफुल प्रोटेस्टर्स, उनके ऊपर खेद जताया है और यह घटना की निंदा की है। तो वो देखेंगे। प्लस दूसरा मुद्दा है रीजन ऑफ मिलिट्री कूप दी दैट। कूप दी दैट यानी कि एक टेक्निकल शब्द है जो मिलिट्री तख्तापलट, सैन्य तख्तापलट जब होता है उसके लिए जो है वो उपयोग में लिया जाता है। और अगर हम हमारे पड़ोसियों की बात करें तो म्यांमार में तो जो है होता है, मगर पाकिस्तान में भी बहुत ही अच्छी तरीके से सैन्य तख्तापलट करती है, कई बार किया है, ठीक है। मात्र भारत में ही स्थिर जो लोकतंत्र के मूल्य है वे चलते आए हैं, वो भारत की एक अपने आप में ही बड़ी सिद्धि है। तो यहाँ वो एक अलग विषय हो जाएगा, मगर हमें यहाँ समझना है कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के कौन कौन से कारण थे। प्लस ब्रीफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ म्यांमार देखेंगे कि म्यांमार का इवोल्यूशन कैसे हुआ। आज जो वहाँ यूनिटरी पार्लियामेंट्री है, वहाँ की जो गवर्नमेंट का जो प्रकार है वो है यूनिटरी पार्लियामेंट्री प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर द मिलिट्री जुंता। तो वो भी देखने का प्रयास करेंगे कि वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, किंगडम जो थे तो कौन कौन से थे, कौन कौन से समय से म्यांमार में मनुष्य की जो हयाती है उसके अस्तित्व मिले है, इत्यादि चीज़ों की चर्चा हम लोग थोड़ी यहाँ कर लेंगे। और साथ ही में उसके बाद कुछ तथ्यात्मक माहिती देखेंगे, कुछ फैक्चुअल माहिती देखेंगे जो हमें गूगल भी जो है दे सकता है। तो इन चीज़ों की हम लोग आज बात करेंगे पूरे लेक्चर में। सर्वप्रथम ज्योग्राफिकली थोड़ा समझ ले कि म्यांमार एग्जैक्टली है क्या। ये ग्लोब है पूरा, और उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि भारत के साथ ही इक्वेटर के उत्तर में भारत की पूर्वीय बाजू पर यह एक बहुत ही जो है भारत के साथ जुड़ा हुआ प्रदेश है। भारत के साथ म्यांमार इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, और वो टेक्निकली हम लोग समझेंगे कि कितने किलोमीटर्स की है। अप्रोक्सीमेटली इट्स अबाउट 1500 किलोमीटर, और 1500 के 1500 किलोमीटर भारत के उत्तर पूर्व ही है, ठीक है। राइट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, राइट फ्रॉम मिजोरम, नागालैंड को लेकर त्रिपुरा तक। तो वो पूरी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। साथ ही अगर ग्लोब में देखें तो ये भारत है हमारा, और यहाँ म्यांमार स्थित है, जिसे प्राचीन समय में बर्मा कहा जाता था। और भारत के कल्चर में, भारत के वैदिक कल्चर में, संस्कृत में इसके लिए शब्द था ब्रह्मदेश, यानी कि भगवान ब्रह्मा का, भगवान ब्रह्मा की भूमि या उनका देश। तो इस तरह कुछ ये बर्मा के नाम से जाना जाता था। आगे जाके 1989 में इसका नया नाम रखा गया जो आज का म्यांमार है, और हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इसकी भौगोलिक परिस्थिति है। आगे देखें तो हमारे पास अन्य दो मैप है, एक फिजिकल मैप है और एक पॉलिटिकल है, जो कि म्यांमार को हमारे सामने अच्छी तरीके से रखता है। तो देखेंगे, सर्वप्रथम फिजिकल देख लेंगे। देखिए यह पूरी जो बाउंड्री है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर की है, और 1500 के 1500 किलोमीटर भारत के उत्तर पूर्व के साथ जुड़े हुए हैं। जो सेवन सिस्टर्स के हमारे राज्य है भारत के, उनके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ म्यांमार है, ठीक है। घने जंगल है, अगर टोपोग्राफी की बात करें तो घने जंगल है। जो उत्तर का जो भाग है, दूर सुदूर उत्तर का भाग, वो बड़ा ही ठंडा रहता है म्यांमार का, क्योंकि वहाँ पूर्वांचल आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है वहाँ का क्लाइमेट, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है वो नाइपी ताऊ है, जो कि थोड़ा सा जो है सेंट्रल बर्मा में ही है, सेंट्रल म्यांमार में ही है, मगर थोड़ा सा दक्षिण की तरफ है स्लाइटली, ठीक है। तो यहाँ कहीं, और इसका लार्जेस्ट सिटी है यंगून, विच वॉज फॉर्मरली नोन एज रंगून, ठीक है। तो वो साउदर्न म्यांमार में पड़ता है।
और म्यांमार की बात करें तो वो भारत के साथ तो अपनी बॉर्डर शेयर करता ही है, बांग्लादेश के साथ भी करता है, थाईलैंड के साथ करता है, लाओस के साथ करता है, चीन है। तो इतने जो राष्ट्र है उन लोगों के साथ यह म्यांमार अपनी सीमा जो है वो शेयर करता है। प्लस रुख की बात करें म्यांमार के पॉलिटिकल रुख की, तो वो चीन के तरफ ही झुका हुआ है, क्योंकि चीन भी भारी मदद कर रहा है और चीन को मालूम है कि म्यांमार भारत का एक अच्छा महत्व का जो एक पड़ोसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शेयर कर रहे हैं। तो चाइना भी म्यांमार का ध्यान रख रहा है और म्यांमार को आर्थिक जो असिस्टेंस है, आर्थिक सहयोग है वो प्रदान करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है और इस तरह कुछ मेंटल रिवोल्यूशन करता है। तो ये इसका फिजिकल मैप है और इसकी भारत के साथ निकटता है। यहाँ म्यांमार में थोड़ी जो है हमें बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज या थोड़े बड़े बड़े नगर दिख रहे हैं, जो हमारे लिए वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर यहाँ हमें स्थान देखना है। जो मैंने नई दो की बात की वो थोड़ा सा मध्य में मगर थोड़ा दक्षिण में है। और वहीं जो यहाँ यंगोन है ये फॉर्मर रंगून था। जो दक्षिण म्यांमार में स्थित है। प्लस म्यांमार एक ऐसा राष्ट्र है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर दोनों के बीच में बसा हुआ है। दोनों उसमें से पास नहीं होते, मगर वो दोनों के बीच में से बसा हुआ राष्ट्र है, छोटा सा है, जिसकी कुछ माहितियां जो है वो हम लोग आगे के सेशन में या आगे के चरण में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यह सीन सी है और म्यांमार मिलिट्री के आज के तानाशाह है, सरसेनापति जिसे कहते हैं मिन आंग एलियांग, और 1974 से वो यहाँ कार्यरत है, एज ए कमांडर इन चीफ ही है। मगर इस बार कुछ कारणों की वजह से इन्होंने जो धीरे धीरे आंशिक लोकतंत्र के मूल्य पक रहे थे, जो फ्लरिश हो रहे थे, उनको उखाड़ के फेंक दिया है और वहाँ तख्ता पलट कर दिया है, कूप दी तैट कर दिया है। तो देखेंगे सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। अब यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से पहला मुद्दा उठाते हैं, म्यांमार पीसफुल प्रोटेस्ट मिलिट्रीज स्टिल रिजोल्व। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वहाँ चल रही है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भारत में भी चली थी, विच वॉज पायनियर्ड बाय गांधी जी। और आमतौर पे ऐसी जो मूवमेंट्स होती है, ऐसा आंदोलन होता है, वो बहुत ही शांतिपूर्ण होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो ऐसे जो है प्रोटेस्टर्स, ऐसे पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर मिलिट्री का ऐसा रुख सारे दुनिया के विशेषज्ञों का, सारे दुनिया के जो है इंटेलेक्चुअल्स का, सारे दुनिया के राष्ट्रों का ध्यान केंद्रित करते हैं। और भारत का तो पड़ोसी है, जिस तरह हमने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर की बॉर्डर हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो भारत तो समीप है। और यहाँ दुख की बात यह है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न जो क्षेत्र है या सेक्टर है, ठीक है, जिसमें 7 सिस्टर्स के स्टेट्स पड़ते हैं, जो हमें मालूम होना चाहिए, वे अपने आप में अभी भी अशांत है। तो ऐसे स्टेटों के साथ म्यांमार की निकटता, जहां आज सैन्य ने तख्ता पलट कर दिया है, तो कई सारी चुनौतियां हैं, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी है और अन्य चुनौतियां भी है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, सर्वप्रथम हमें देखना है कि जो टाइमलाइन है 1 फरवरी, सेना ने तख्ता पलट किया। खूब तैट किया और इसके कई सारे कारण माना जाता है, मगर एक तत्कालीन कारण ये माना जाता है विशेषज्ञों के द्वारा कि जो वहाँ चुनाव हुए 2020 में, वहाँ के सामान्य चुनाव, जिसने स्टेट काउंसिलर आंग सू की को इलेक्ट किया, उनको निर्वाचित किया, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ जो है ऐसी गैर रीतियाँ हुई थी। द एंटायर इलेक्शंस वेर एक्चुअली नॉट फेयर एंड फ्री। और ऐसा दावा वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हुआ, यूएसडीपी, यूनियन सॉलिडेरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये पार्टी म्यांमार मिलिट्री की एक प्रॉक्सी पार्टी है, म्यांमार मिलिट्रीज प्रॉक्सी पार्टी। और ये सारी चर्चा हमने हमारे म्यांमार के एडिटोरियल एनालिसिस में, जो कि 3 फरवरी को पब्लिश हुआ था हमारी चैनल में प्लेलिस्ट में, रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं।
तो हमने यह सारी चर्चा वहाँ की थी, तो आज हम लोग यहाँ इसका रेफरेंस ही लेंगे, इसके अंदर नहीं उतरेंगे कि ये पार्टी का जो है इतिहास क्या है, या क्यों ये पार्टी ने ऐसा किया, क्या कौन से ऐसे कारण थे कि जो यह पार्टी के द्वारा ऐसा हुआ, इत्यादि चीज़ों पर हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ मात्र रेफरेंस लेंगे। तो उसके तहत यह यूएसडीपी ने दावा किया कि भाई ये चुनाव अच्छी तरीके से नहीं संपन्न हुए, दे वर नॉट फ्री एंड फेयर, वे मुक्त और निष्पक्ष नहीं थे। तो आर्मी ने बोला, आर्मी ने वहाँ के स्टेट काउंसिलर को नोटिस दिया कि भाई आप लोग इलेक्शंस फिर से हेल्ड करवाए, ठीक है, री इलेक्शंस करवाए, मगर जो आंग सुन की थी, जो जीत के आई थी, जिनको अच्छी खासी बहुमति मिली थी, उन्होंने यह कमांडर इन चीफ की बात को या मिलिट्री की बात को, वहाँ के सैन्य की बात को मानने से नकार दिया। तो यहाँ से जो है वो पूरा मुद्दा शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि 1 फरवरी को जो आंशिक रूप से जो लोकतंत्र के मूल्य जो म्यांमार में फ्लरिश हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, उनको यह तानाशाह ने उखाड़ के फेंक दिया। तो भारत एक लोकतंत्र होने के नाते भी जो है थोड़ा सा चिंतित है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, उनका जो है तिरस्कार है। तो ये बात हम लोग सहन नहीं कर सकते, और इसीलिए भारत दुविधा में है कि भारत किसका साथ दे। मिलिट्री का साथ तो दे नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का लीडर तानाशाह है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लोकतंत्र के मूल्यों को वो जो उखाड़ सकता है, उखाड़ ही दिया है एक्चुअली, बट भविष्य के लिए भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकता है। तो भारत को वही देखना है कि वो किसका पक्ष ले। निर्वाचित जो वहाँ की आंग सुन की थी स्टेट काउंसिलर, उनका पक्ष ले, वहाँ के प्रेसिडेंट का पक्ष ले, जो विन मिंट। हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे जो सरकार काम कर रही थी, जो निर्वाचित हुई सरकार थी, जो लोगों के प्रतिनिधि थे, वास्तविक प्रतिनिधि, उन लोगों को काम करने से कैसे अचानक रूप से उनको जो है रोक दिया गया, और कैसे उनके राष्ट्र प्रमुख व स्टेट काउंसिलर दोनों को हिरासत में लिया गया, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हुई, ये सारा घटनाक्रम है। तो 1 फरवरी को ये हुआ, इमीडिएटली सस्पेंडेड elected government or arrested President Win Mint and State Councillor Aung Suu Kyi। सो ये टाइम टेबल है, दिस इज द टाइम लाइन। अब अगर आगे देखें तो हमें देखना है कि जो हमने शुरुआत में ही कवर में देखा था, थ्री फिंगर सिंबल फॉर प्रोटेस्ट, तो उसके बारे में थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि वो दरअसल क्या है। देखिए, 3 फिंगर्स कॉन्सेप्ट का कुछ ऐसा है कि साउथ एशिया में वो 2014 से थोड़ा थोड़ा प्रचलित हुआ, और अगर इसका जन्म देखें, 3 फिंगर प्रोटेस्ट सिंबल, तो इसका जन्म माना जाता है कि द हंगर ऑफ गेम्स नामक एक बुक है, जो कि एक सीरीज है, ट्रायोलॉजी है, उसमें लिखा गया था, नोवेल है, यंग एडल्ट नोवेल है, विच वाज एक्चुअली रिटन बाय सुजन कॉलिंस, एंड शी इज अ राइटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, शी इज द ऑथर एज वेल एज टीवी सीरियल डायरेक्टर। तो उनके द्वारा यह सीरीज लिखी गई थी, और उसमें यह नोवेल है, यंग एडल्ट नोवेल है, जिसमें यह 3 फिंगर सिंबल को प्रोटेस्ट करने के रूप में उपयोग में लिया गया, ठीक है। तो वहाँ से ये आइडियोलॉजी का जन्म हुआ, ऐसा आमतौर पे माना जाता है। और अगर व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, अगर उसका उद्देश्य देखें हम लोग, तो कहा जाता है कि रेजिस्टेंस। 3 फिंगर्स एक्चुअली डिटरमाइंस रेजिस्टेंस, यानी कि विरोध। कोई किसी भी वस्तु का अगर आपको विरोध दर्शाना है, देन यू कैन यूज इट 3 फिंगर्स।
और जो हमने साउथ एशिया की बात की, तो साउथ एशिया में थाईलैंड पायोनियर्ड द यूज। 2014 में जब एंटी मोनार्किक प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ के जो राजा थे, जो सत्तारूढ़ राजा थे, उनको हटाने की बात हो रही थी, उनके विरुद्ध में हो रहे थे जो प्रोटेस्ट, तब सर्वप्रथम बार पूरे साउथ एशिया के रीजन में यह 3 फिंगर प्रोटेस्ट का यूज हुआ था। फिर उसके बाद अगर 2014 के ही अगर हांगकांग के विरोध प्रदर्शन देखे, वो भी शांतिपूर्ण ही थे, मगर उसमें भी 3 फिंगर्स का यह सिंबल उपयोग में लिया गया था और उसे अम्ब्रेला मूवमेंट भी कहा जाता है, अम्ब्रेला मूवमेंट ऑफ हांगकांग 2014। फिर उसके बाद 2018 में भी थाईलैंड में फिर से कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इसमें तंत्र का विरोध दर्शाने के लिए ये जो है सिंबल उसका यूज़ किया गया। और आज फिर से हमने म्यांमार में देखा। एक्चुअली म्यांमार में ये तो हमने जो फोटो देखी वो 28 फरवरी की है, मगर म्यांमार में सर्वप्रथम बार प्रयोग कहा जा रहा है कि 10 फरवरी को हुआ था, और वो भी कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा हुआ था। और इसके काफ़ी जो है हमारे पास प्रमाण भी है, कई सारी प्रेस नोट्स भी इस लेख के ऊपर जनरेट हुई थी और ये इसका महत्व समझाती है। तो ये पूरा इवोल्यूशन है इस 3 फिंगर प्रोटेस्ट का। फिर आगे देखें तो हमें थोड़ी इवोल्यूशन प्रोसेस समझनी है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ म्यांमार की, कि कैसे आज जो मिलिट्री द कूप हुआ है या मिलिट्री कूप एथेट हुआ है, उसकी तरफ कैसे म्यांमार पहुंचा, पहले म्यांमार में क्या स्थिति थी और बाद में आज क्या स्थिति है। आज की स्थिति तो हमें लगभग मालूम है, मगर कैसे हम वहाँ तक पहुँचे वो यहाँ इस सत्र के इस खंड में वो चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर मानव की हयाती की बात करें और उसके अस्तित्व की बात करें, प्राग ऐतिहासिक अस्तित्व जब साहित्य का जन्म नहीं हुआ था, साहित्यिक जो हमारा जो एक बहुत ही अच्छा इतिहास का साधन है उसका जन्म नहीं हुआ था, तो उसके पहले ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 7.5 लाख वर्ष पूर्व ईयर्स एगो, ठीक है। और होमो इरेक्टस जो कि मनुष्य की एक बहुत ही पहले की प्रजाति थी, धीरे धीरे इवोल्व होकर आज हम लोग होमो सेपियंस तक पहुंचे हैं। तो जो होमो इरेक्टस था 7.5 लाख वर्ष पहले, अंदाजित यह रकम है। तो तब भी म्यांमार के इस क्षेत्र में, इस भूमि में उसे समय प्राप्त होते हैं यह होमो इरेक्टस की हाजिरी के, ठीक है। मगर अगर साहित्यिक जो है हमारे पास साधन, उसके तहत देखने का प्रयास करें तो कहा जा रहा है कि भारत में जब मौर्य काल चल रहा था, तब म्यांमार में धीरे धीरे नगर राज्यों का उदय हो रहा था। और ये नगर राज्य जो थे वे पीयू नगर राज्य, PYU जो है पीयू नगर राज्य के नाम से जाने जाते थे। धीरे धीरे उनमें से राजतंत्र का उदय हुआ। फिर आगे चलकर ब्रिटिशों ने एनेक्स किया, ब्रिटिशों ने फिर से इसे फ्री किया, तो तब जाके मिलिट्री कूप द हेड शुरू हुए। और आज एक मिलिट्री कूप द हेड एकदम ताज़ा समय में हो गया है। तो देखेंगे, तो ये तो बात रही बिन साहित्यिक अवशेष की, पुरातत्व अवशेष की। मगर अगर साहित्य की दृष्टि से देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि PU सिटी स्टेट्स, एंड दे वर अप्रोक्सीमेटली, जब यहाँ मौर्य काल चल रहा था तो 180 BCE अप्रोक्सीमेटली। फिर धीरे धीरे ये नगर राज्य में से नगर संघों का उदय हुआ, और नगर संघों में से धीरे धीरे एक राजतंत्र का, एक अलग से राजतंत्र का उदय हुआ, जिसमें कई सारे राजतंत्र आए, मगर कुछ नोंदनीय है, जिसमें सर्वप्रथम है पेगान किंगडम, दूसरा है टंगबू किंगडम, और तीसरा है खोलोंग किंगडम, ठीक है। तो ये 3 राज्यतंत्र थोड़े महत्वपूर्ण है, बाकी वैसे तो कई सारे आए थे। और साथ ही में इसके पश्चात ब्रिटिशरों ने एनेक्स किया, ब्रिटिश एनेक्स्ड।
फिर इन लोगों ने फिर से इंडिपेंडेंट किया। इंडिपेंडेंट होते ही सबसे प्रथम सैन्य तख्ता पलट म्यांमार ने 1962 में देखा, 1962 फर्स्ट मिलिट्री coup। फिर आज फिर से एक ताज़ा जो है देखा है, जिसको आधार बनाकर हम आज यहाँ आपके सामने बात कर रहे हैं। तो ये पूरी जो है टाइमलाइन है। अगर यहाँ समय की बात करें तो 9th सेंचुरी में पेगन किंगडम हुआ, 16th सेंचुरी में तैनबू किंगडम हुआ, अर्ली 16th सेंचुरी यानी कि 1510-15 के करीब। फिर अगर खोलोंग की बात करें तो 17वीं सदी ब्रिटिश लोगों ने एनेक्स्ड किया 19वीं सदी में, यानी कि 1886 में। फिर इंडिपेंडेंट किया 1948 में, राइट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और बाद में सबसे प्रथम मिलिट्री coup फिर से हुआ 1962 में। फिर रीनेम्ड हुआ म्यांमार, जो है जो बर्मा कहलाता था आज दिन तक, वो अब म्यांमार बन गया। वो नामकरण हुआ 1989 में, जिसका जिक्र भी हमने आगे किया। फिर 2011 में यहाँ धीरे धीरे लोकतंत्र का आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा प्रयोग शुरू हुआ, मगर जैसे मैं मालूम है कि अभी तो 10 साल ही हुए हैं इस प्रयोग को शुरू होने में लोकतंत्र के। और इस 10 साल में ही मिलिट्री के सैन्य जो है सरसेनापति ने म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया। तो ये पूरी बात है, ये पूरी उसकी टाइमलाइन है। अब अगर म्यांमार के बारे में देखें तो थोड़ा एलिमेंट्री में देखना है, जो हमने जिक्र आगे किया, कुछ तथ्यात्मक माहिती देखेंगे जिसके तहत थोड़ी बहुत तो हमने देख ली, जैसे म्यांमार की भौगोलिक स्थिति कि कैसे वो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में स्थित है, प्लस भारत के साथ कई सारे अन्य राष्ट्रों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है, जिनमें लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश इत्यादि देशों का समावेशन होता है। प्लस हमने वहाँ सबसे बड़ा शहर देखा जिसे यंगून के नाम से जाना जाता है, जो पूर्व समय में रंगून के नाम से जाना जाता है। और आज का जो वहाँ का पाटनगर है, वहाँ की जो राजधानी है, वो राजधानी को नेपितू कहा जाता है। तो सारी चीज़ें हैं। प्लस अगर अन्य माहिती देखें तो देखिए, आमतौर पे वहाँ का जो पॉपुलेशन है म्यांमार का, वो जनजातीय है। ये हमें बात ध्यान में रख के चलनी है, जनजातीय यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। और लगभग एक अनुमान के मुताबिक 100 से अधिक एथनिक ग्रुप्स यहाँ बसते हैं, 100 से अधिक। तो पूरा जमावड़ा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अलग अलग प्रजातियों का, और कई सारे हैं जिसमें से तो बामर नामक एक जनजाति है, BAMAR। ठीक है, ये बामर नामक जनजाति सबसे ज़्यादा है, करीब 68% इसका पॉपुलेशन में भाग है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बर्मा जो नाम था वो भी कहीं ना कहीं जो है बामर के ऊपर पड़ा था, और बामर को वहाँ की बर्मीज भाषा में म्यांमार कहा जाता था। म्यांमार ही, मगर आर के बिना, म्यांमार। ठीक है, तो इसलिए भी आज का जो म्यांमार है वो इस नाम से प्रचलित है। तो ये भी एक थियरी है। फिर अगर धर्म की बात करें तो म्यांमार में बुद्धिस्ट समुदाय बहुत ही बड़ा है, अधिकांश लोग बुद्धिस्ट है। इनफैक्ट 80% से ज़्यादा वहाँ का जो धर्म है वो बुद्धिस्ट है। वहाँ क्रिश्चियन भी पाया जाता है, करीब 6% के आसपास वहाँ की वस्ती जो है वो ईसाई भी है, मगर बुद्धिस्ट की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है। साथ ही में अगर वहाँ के सेंसस की बात करें और सेंसस के तहत उसका पॉपुलेशन देखें तो 5,35,00,000 का पॉपुलेशन यहाँ है मात्र, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जनजाति है। साथ ही म्यांमार कोई ऐसा विकसित राष्ट्र नहीं है और बहुत ही सामान्य कक्षा का राष्ट्र है। भौगोलिक रूप से भी छोटा है, आर्थिक दृष्टि से भी छोटा है। और वहाँ अगर चुनौतियों की बात करें, जो कि आमतौर पे ऐसे विकसित देशों में, ऐसे विकासशील देशों में देखने को मिलती है, तो म्यांमार में ऐसी सारी चुनौतियाँ मौजूद है। चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो जो है कम विकास हो, ठीक है, चाहे लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, सारी चीज़ें में म्यांमार में देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे कहा जा रहा है कि
जो स्थिर सरकार वहाँ चयनित नहीं हुई आज दिन तक, वही सबसे बड़ा रीज़न है इस आज के म्यांमार के अविकास का। फिर अगर म्यांमार के ऑफिशियल नेम की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। यूनिटरी शासन है, विच मीन्स देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट एट ऑल। ठीक है, राज्यों को जो है उदय ही नहीं मिलता है, राज्य होते ही नहीं है, मात्र केंद्र में से शासन प्रशासन चलता है। प्लस अगर टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करें जिसका जिक्र हमने आगे किया, तो यहाँ यूनिटरी पार्लियामेंट्री प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर मिलिट्री जुंता। ठीक है, देखिए ये सरकार का प्रकार है, किस प्रकार की वहाँ शासन पद्धति प्रस्थापित की गई है। तो यहाँ अगर इसको समझना है तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। सबसे प्रथम तो प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी कि हंगामी, टेम्पररी, हंगामी या टेम्पररी, कई सारे नाम हैं। इसे इंटरिम गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो आमतौर पे गुण में टेम्पररी हो, जो है परमानेंट ना हो। ठीक है, तो इसे इमरजेंसी भी कहा जाता है, इमरजेंसी गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो एक प्रकार की प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसको साइड में रख देते हैं। अब आगे अगर देखें तो पार्लियामेंट्री, तो ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ संसद होगी। और म्यांमार में भारत के जैसे ही द्विगृही है संसदीय प्रणाली है। जैसे भारत में 2 हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे म्यांमार में भी है। एक है हाउस ऑफ नेशनलिस्ट और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये दोनों गृह है, वहाँ संसदीय प्रणाली है। तो ये बात भी खत्म हो गई। अब देखना है यूनिटरी। यहाँ थोड़ा भेद है भारत और म्यांमार के जो ढांचा है, राजनीतिक ढांचा है उसमें। और वो भेद ये है कि भारत समन्वय तंत्र है, फेडरल है, राज्य भी होंगे, जो है केंद्र भी होगा। माना कि केंद्र थोड़ा स्ट्रांग होगा मगर राज्य होंगे जरूर। यहाँ नो स्टेट, ओनली सेंटर, एंड सेंटर इज वेरी मच पावरफुल। सेंटर जो है वो आमतौर पे बहुत ही पावरफुल है। तो ये परिस्थिति है। प्लस अगर यहाँ मिलिट्री जुंता देखें, हमने सरकारी प्रकार तो समझ लिया, अगर मिलिट्री जुंता देखें तो देखिए आमतौर पे म्यांमार की जो सत्ता है वो मिलिट्री के हाथ में ही होती है। वो थोड़ी बहुत सत्ता आंशिक रूप से इन निर्वाचित प्रतिनिधियों को देते हैं। तो यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मगर तख्ता पलट करना ये थोड़ी आश्चर्यजनक बात है। और ऐसे हिंसा करना जो हमें खबर आ रही है वो थोड़ी अमानवीय, आश्चर्यजनक बात है। तो अगर मिलिट्री जुंता देखें तो मिलिट्री क्या करती है, शासन प्रशासन करने के लिए एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का गठन करती है। ठीक है, जिसे शॉर्टली एसएससी भी वे लोग कहते हैं। और ये एक बॉडी होती है जो लगभग 16 या 18 लोगों से बनी होती है, बनी परिषद या बॉडी, जिसमें से 8 मिलिट्री अफसर होते हैं और बाकी के 8 सामान्य नागरिक होते हैं। मगर आमतौर पर ये सामान्य नागरिक वहाँ का जो राजनीतिक पक्ष है उन पक्षों के सभ्य होते हैं। वैसे यहाँ सामान्य नागरिक के तौर पर आते हैं, मगर वे होते हैं पक्षों के सभ्य, अलग अलग जो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस बॉडी के द्वारा अब पूरी भूमिका, पूरे राष्ट्र की भूमिका शासन प्रशासन होगा। और बहुत ही ऑथोरिटेरियन वे से होगा, बहुत ही सख्ती से होगा, कठिनता से होगा। तो ये यहाँ मिलिट्री जुंता कहा जाता है। 1962 से करीब अगर कुछ अपवादों को छोड़ दे तो करीब 2021 तक मिलिट्री का ही राज रहा है म्यांमार में। जो 2011 से जो प्रेसिडेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो प्रेसिडेंसी सत्तारूढ़ हुई, अगर उसको छोड़ दे तो करीब मात्र मिलिट्री जुंटा का ही राज रहा है सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ म्यांमार फ्रॉम ब्रिटिश, यानी कि 1948 से। तो ये पूरी बात है। आज की इस पूरी चर्चा में हमने कई सारे पहलू देखे, कई सारे तथ्य देखे, म्यांमार को भी देखा, म्यांमार के साथ भारत की निकटता को भी देखा, और भारत को
इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी चुनौतियां भारत के सामने आ सकती है, इन चुनौतियों के बारे में भी बात की, कुछ तथ्यात्मक माहिती देखी। साथ ही में जो म्यांमार है उसके जो प्रोटेस्टर्स आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर क्या गुजरती रही होगी वो भी देखा। साथ ही में पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ म्यांमार भी हमने ब्रीफली संक्षिप्त में देखा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में ऐसे ही कोई अच्छे महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों के साथ, एक अच्छे संशोधन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।